एविएशन में कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती। 17,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक विमान की विंडस्क्रीन ही उखड़कर अलग हो गई, जिससे प्लेन के कैप्टन का आधा शरीर बाहर लटक गया। इसके बाद शुरू हुई जिंदगी और मौत के बीच की जंग। आखिर विमान की विंडस्क्रीन कैसे उखड़ गई? क्या कैप्टन जिंदा बच पाए या नहीं? इस पूरी कहानी को विस्तार से जानिए आज के इस वीडियो में। यह घटना 10 जून 1990 को बर्मिंघम एयरपोर्ट, इंग्लैंड में हुई। सुबह 7:30 बजे टेक ऑफ से पहले प्लेन का निरीक्षण किया जा रहा था। 81 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स एक एक करके प्लेन में सवार होने लगे। इस प्लेन को मालगा एयरपोर्ट, स्पेन जाना था। सुबह 8:21 पर प्लेन को टेक ऑफ की मंजूरी मिल गई। धीरे धीरे रनवे पर दौड़ते हुए प्लेन ने उड़ान भर ली। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ ही मिनटों में यह बादलों के बीच से गुजरता हुआ 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस प्लेन के कैप्टन टिम लैंकेस्टर और को पायलट एलिस्टेयर एटकिसन दोनों ही बेहद अनुभवी पायलट थे। पायलट्स की सीट बेल्ट कुछ इस तरह की होती है कि शोल्डर बेल्ट को लंबे समय तक नहीं पहना जाता, इसलिए दोनों पायलट्स ने अपने शोल्डर बेल्ट्स को हटा दिया था। प्लेन अभी ऊंचाई पर चढ़ रहा था। उधर केबिन क्रू खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गए। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ विंड स्क्रीन उखड़कर अलग हो गई, मानो यह तूफानी बादलों के बीच समा गया हो। विंड स्क्रीन के ठीक सामने वाली सीट पर कैप्टन टिम बैठे थे। स्क्रीन के उखड़ते ही रैपिड डीकंप्रेशन हुआ, यानी प्लेन के अंदर की दबाव वाली हवा अचानक उस टूटे हिस्से से बाहर निकलने लगी। इस दबाव ने कैप्टन टिम को बाहर की ओर धकेल दिया, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने सिर्फ शोल्डर बेल्ट हटाया था। कमर की बेल्ट अभी भी लगी हुई थी। इस वजह से वे पूरी तरह प्लेन से बाहर नहीं गिरे, लेकिन उनका आधा शरीर बाहर लटक गया। कैप्टन की कमर की सीट बेल्ट उन्हें पकड़े हुए थी, लेकिन यह बेल्ट कब तक उन्हें संभाल पाती, यह कहना मुश्किल था। किसी भी पल वे बाहर गिर सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो प्लेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। हो सकता था कि कैप्टन का शरीर इंजन में चला जाए और इंजन फट जाए, या फिर वे प्लेन के पिछले हिस्से से टकरा जाएं, जिससे प्लेन का नियंत्रण खो जाए। ऐसा होने पर प्लेन को किसी भी कीमत पर बचाना नामुमकिन हो जाता। इधर रैपिड डीकंप्रेशन की वजह से कॉकपिट का दरवाजा टूटकर अंदर अटक गया था। केबिन में बैठे यात्री दबाव कम होने की वजह से ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। प्लेन में सभी यात्रियों के लिए ऑक्सीजन मास्क भी उपलब्ध नहीं थे। हर शख्स अब जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। प्लेन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जल्द से जल्द किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर इसे उतार लिया जाए। लेकिन इससे पहले कि यह कहीं लैंड करता, को पायलट के सामने एक के बाद एक मुश्किलें आने लगीं। विंड स्क्रीन के उखड़ने से तेज हवाएं कॉकपिट में घुसने लगीं। जो भी चीजें बंधी नहीं थीं, वे कॉकपिट में तैरने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो दिन के उजाले में भी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। तेज हवाओं की वजह से पायलट को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी कॉकपिट में नहीं, बल्कि तूफान के बीच बैठे हों। उधर कैप्टन का आधा शरीर अभी भी प्लेन के बाहर लटका हुआ था। को पायलट एलिस्टेयर अभी सोच ही रहे थे कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, तभी एक और मुसीबत खड़ी हो गई। अचानक ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने देखा कि कैप्टन का पैर कॉकपिट के कंट्रोल पैनल से बार बार टकरा रहा था, जिससे प्लेन को नियंत्रित करना और मुश्किल हो गया। प्लेन अचानक तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। ब्रिटिश एयरवेज का कैप्टन किसी भी वक्त प्लेन से बाहर गिर सकता था। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट नाइजल ऑगडेन किसी तरह कॉकपिट में दाखिल हुआ और तुरंत कैप्टन के पैर पकड़ लिए। तेज हवाओं की वजह से कैप्टन का शरीर बार बार प्लेन की बाहरी सतह से टकरा रहा था। देखते ही देखते प्लेन की सफेद बॉडी खून से लाल हो गई। 17,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इतनी ठंड खून को भी जमा सकती है। इसके अलावा उन्हें कम दबाव का भी सामना करना पड़ रहा था। हर एक चीज उन्हें मौत के मुंह की ओर धकेल रही थी, लेकिन कोई कुछ करे भी तो क्या करे। प्लेन के गिरने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। कॉकपिट का दरवाजा टूटकर अंदर अटक गया था। दोस्तों,
प्लेन के थ्रॉटल को नीचे करने से इंजन की शक्ति कम हो जाती है और इसे पूरी तरह ऊपर करने से इंजन की शक्ति अधिकतम हो जाती है, जिससे प्लेन पूरी रफ्तार से चलने लगता है। जरा सोचिए, एक प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा हो और ऊपर से इसके इंजन की शक्ति को भी अधिकतम कर दिया जाए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्लेन की गति कितनी खतरनाक हो सकती थी। लेकिन ऐसा होने से पहले 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स ने किसी तरह उस दरवाजे को हटाया और कॉकपिट में बिखरे कागजों को भी समेट लिया ताकि को पायलट को परेशानी न हो। धीरे धीरे प्लेन नियंत्रण में आने लगा। को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडिकल इमरजेंसी का संदेश भेजा, लेकिन तेज हवाओं की वजह से शोर इतना ज्यादा था कि कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। एटीसी बस इतना समझ पाया कि यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और ब्रिटिश एयरवेज के साथ कोई बड़ी समस्या हो गई है। 14 अगस्त 2005 को हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के साथ भी डीकम्प्रेशन की घटना हुई थी। कम दबाव की वजह से यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई। पायलट्स के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगी और धीरे धीरे सभी बेहोश हो गए। कुछ देर बाद प्लेन में मौजूद सभी लोग बेहोश हो चुके थे। यह प्लेन अपने आप आगे बढ़ता रहा, लेकिन कब तक? धीरे धीरे ईंधन खत्म हुआ और अंत में यह प्लेन क्रैश हो गया। उसमें सवार सभी 121 लोगों की जान चली गई। न कोई दर्द, न चीखने की आवाज। सबने चुपचाप मौत को गले लगा लिया। यह घटना बताती है कि डीकम्प्रेशन का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। ब्रिटिश एयरवेज का को पायलट यह बात अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने जल्द से जल्द प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर लाया ताकि सभी को सांस लेने लायक ऑक्सीजन मिल सके। उधर फ्लाइट क्रू अभी भी कैप्टन के पैरों को पकड़े हुए था। उनके हाथ भी अब जवाब देने लगे थे। कैप्टन का आधा शरीर कड़ाके की ठंड और कम दबाव में रहने की वजह से बेहोश हो चुका था। ऊंचाई कम होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें थम गई हों। क्रू मेंबर्स को लगा कि अब कैप्टन की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे उनके शरीर को छोड़ नहीं सकते थे। धीरे धीरे प्लेन नीचे आने लगा। अब तक प्लेन में शोर भी कम हो चुका था। एटीसी ने साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दे दी। प्लेन ने अभी कुछ ही देर पहले उड़ान भरी थी, इसलिए इसका सारा ईंधन अभी टैंक में मौजूद था और यही ईंधन ब्रिटिश एयरवेज के लिए मुसीबत बन गया। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 10 किलो का प्लेन है जिसमें 5 किलो ईंधन डाला गया, यानी प्लेन का कुल वजन 15 किलो हो गया। यह प्लेन 15 किलो के साथ उड़ान भर सकता है, लेकिन लैंडिंग के समय इसका वजन 13 किलो होना चाहिए। अगर वजन ज्यादा हुआ तो लैंडिंग गियर जवाब दे सकता है। प्लेन का ढांचा इतना वजन नहीं झेल पाएगा। ऐसे में प्लेन क्रैश हो सकता है और अगर इस दौरान ईंधन में आग लग जाए तो तबाही मच सकती है। इसलिए अगर प्लेन को आपात स्थिति में उतारना हो तो कम से कम 2 किलो ईंधन को हवा में डंप करना पड़ता है ताकि प्लेन का वजन 13 किलो के आसपास हो जाए। लेकिन हर प्लेन में ईंधन डंप करने की सुविधा नहीं होती। ब्रिटिश एयरवेज के इस प्लेन में भी यह सिस्टम नहीं था। ऐसे में उन्हें शहर के ऊपर चक्कर लगाकर ईंधन खत्म करना पड़ता, लेकिन विंड स्क्रीन टूटने की वजह से यह भी मुमकिन नहीं था। सीधे कहें तो उन्हें पूरे ईंधन के साथ ही प्लेन की आपात लैंडिंग करानी थी। प्लेन को लैंड कराने के लिए कई प्रक्रियाएं फॉलो करनी पड़ती हैं। सामान्य रूप से 2 पायलट मिलकर ये कदम उठाते हैं, लेकिन यहाँ को पायलट को अकेले ही सब कुछ करना था। वह सारे कदम याद करके प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करने लगा। रनवे पर आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है जो सटीक लैंडिंग में मदद करता है, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर यह सिस्टम नहीं था। यानी अब को पायलट को अपनी आंखों से नीचे देखकर प्लेन उतारना था। धीरे धीरे प्लेन रनवे के करीब आया। एम्बुलेंस, फायर फाइटर्स सब तैयार थे किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए। आखिरकार प्लेन ने रनवे को छुआ। ज्यादा वजन की वजह से लैंडिंग स्मूथ नहीं थी। ब्रेक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। एक एक करके टायर फटने लगे, लेकिन अंत में प्लेन रुक गया। प्लेन के अंदर सभी लोग सुरक्षित थे। तुरंत मेडिकल टीम कैप्टन को ले गई। खुशी की बात यह थी कि उनकी सांसें अभी भी चल रही थीं। जिसने भी इस हादसे को देखा और महसूस किया, उसने यही कहा कि यह कोई चमत्कार ही था जिसने कैप्टन को जिंदा रखा। घटना स्थल पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि छोटी सी गलती भी इस हादसे की जांच में मदद कर सकती थी। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने सबसे पहले फ्लाइट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स देखे।
और यह पेचीदा सा लगने वाला केस मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की जांच से सुलझ गया। घटना से एक दिन पहले इस प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था। दरअसल कुछ दिन पहले प्लेन की विंडो स्क्रीन में खराबी आ गई थी। उसमें स्क्रैच और बुलबुले दिखने लगे थे, इसीलिए मेंटेनेंस के दौरान विंडो स्क्रीन को बदलना था, वो भी एक रात में, क्योंकि अगली सुबह प्लेन को फिर से उड़ान भरनी थी। मेंटेनेंस इंजीनियर रात भर विंडो स्क्रीन बदलने में जुट गए। वे अपने काम में माहिर थे, लेकिन शायद इसी अनुभव ने उन्हें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दे दिया। कौन सा बोल्ट कहां लगेगा, इसका एक चार्ट होता है, लेकिन उस इंजीनियर ने अपने अनुभव के आधार पर काम करना सही समझा और चार्ट को नजरअंदाज कर दिया। उसने पुरानी विंड स्क्रीन के बोल्ट निकाले और नए बोल्ट को अपनी आंखों से देखकर अंदाजा लगाया कि दोनों एक जैसे हैं या नहीं। दिखने में तो दोनों बोल्ट एक जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके आकार में थोड़ा अंतर था। कुछ घंटों बाद उसने सारे बोल्ट टाइट कर दिए, जो उस विंड स्क्रीन के लिए सही नहीं थे। मेंटेनेंस में आमतौर पर दो टीमें होती हैं। पहली टीम प्लेन के पार्ट्स को बदलती या सर्विसिंग करती है और दूसरी टीम यह जांचती है कि काम सही हुआ या नहीं। लेकिन ब्रिटिश एयरवेज के मामले में दोनों काम एक ही इंजीनियर को सौंपे गए थे, यानी उसे ही विंड स्क्रीन बदलना था और उसे ही यह देखना था कि काम ठीक हुआ या नहीं। चूंकि इंजीनियर ने अपने हाथों से विंड स्क्रीन लगाई थी, इसलिए उसने दोबारा जांच नहीं की। अगले दिन प्लेन उड़ान के लिए तैयार हो गया। कैप्टन को क्या पता था कि जिस प्लेन को वे उड़ाने जा रहे हैं वह जल्द ही मौत से सामना करा देगा। उड़ान के कुछ मिनट बाद करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक जोरदार धमाके के साथ विंड स्क्रीन उखड़कर अलग हो गई। इस विंड स्क्रीन का एक नुकसान यह था कि इसे अंदर से नहीं बल्कि बाहर से फिट किया जाता था। उदाहरण के लिए, अगर विंड स्क्रीन को अंदर से लगाया जाए और उसके बोल्ट ढीले भी हों, तो प्लेन की धातु की बॉडी उसे चारों ओर से पकड़ लेती है, जिससे वह बाहर नहीं निकलती। लेकिन बाहर से लगाने पर अगर बोल्ट ढीले हुए या डैमेज हुए, तो धातु की बॉडी उसे रोक नहीं पाती और विंड स्क्रीन आसानी से उखड़ सकती है। ब्रिटिश एयरवेज के साथ भी यही हुआ। गलत बोल्ट्स की वजह से विंड स्क्रीन कमजोर हो गई और आखिरकार उखड़ गई। लेकिन को पायलट की बहादुरी ने सभी को मौत के मुंह से निकाल लिया। ऐसे नायकों को हमारा सलाम है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।